नमस्कार, समृद्धि कलश ये हमारी खास पेशकश, खास तौर से त्योहारों के मौके पर दिवाली में, जहां पे आपको ना केवल अपनी सेहत का ख्याल रखना होता है बल्कि अपने पर्सनल फाइनेंस के जरिए पोर्टफोलियो की सेहत का भी ख्याल रखना होता है। तो इस खास पेशकश में कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को संभालेंगे, कैसे आप निवेश करेंगे अगर आप नया निवेश करना चाहते हैं तो, और साथ ही साथ अगर एक एसेट एलोकेशन के जरिए बढ़िया पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो आपकी मदद करेंगे हमारे दो जानकार। अब क्योंकि सेहत की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, हर बार की तरह हम दो ही जानकारों को बुलाते हैं। दोनों खास मेहमान हमारे साथ फिरोज सर मौजूद हैं, अपूजा मैम भी मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करेंगे पर्सनल फाइनेंस को लेकर। तो आप दोनों को ही पहले तो नमस्कार, स्वागत है आप दोनों का ही। फिरोज सर, सबसे पहली चीज़ पर्सनल फाइनेंस को लेकर, जब दिवाली आती है तो नया निवेश करना चाहते हैं, सबको लगता है कि ये शुरुआत करें यहीं से ही, इस हिंदू कैलेंडर के साथ ही आप निवेश की भी शुरुआत करें। तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में होती हैं, कैसे निवेश करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, SIP में जाना चाहिए, बल्क में जाना चाहिए, तो कैसे इसका एक ब्लेंड बनाएं, कैसे इसकी शुरुआत करें, कहाँ से आप रणनीति बना सकते हैं? मेरे हिसाब से जैसे आपने कहा ना, संवत जब नया आता है तो आपको मन करता है कुछ शुरू करूं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि अच्छे शुभ समय में आप शुरू करते हैं। तो एक एक्सटर्नल फैक्टर स्पिरिचुअल तथास्तु भी होता है, सो दैट्स आई थिंक वेरी वेरी गुड एज अ प्रैक्टिस। अब जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये डिसाइड करने से पहले, एसेट एलोकेशन डिसाइड करने से पहले मेरे हिसाब से एक हम सब भारतीयों को एक एनॉमली है, उसको करेक्ट करना चाहिए। हमारी जो उम्मीदें होती हैं फिजिकल एसेट से कुछ और होती हैं, फिनेंशियल एसेट से कुछ और होती हैं। मैं कई सारे निवेशकों से मिला हूं। अब हाल की फिलहाल की बात है कि एक बंदे से मिला, उन्होंने कहा कि मुझे 2-3 साल में पैसे बनाने, बताओ क्या करना है। तो मैंने उनसे पूछा, सर ये जो एक्स्ट्रा घर आपने खरीदा था कब खरीदा था? बोलते 22 साल हो गए। गोल्ड कब आपने खरीदा और कब बेचा? बोलते जिंदगी में कभी नहीं बेचा, हल धरते रस खरीदा। बट इक्विटी का मामला आते बोलते 3 साल में पैसे बनाने। तो मैंने कहा ये इस बच्चे के साथ ऐसा खराब बर्ताव क्यों? 3 बच्चे हैं आपके घर में, 2 बच्चों को कहते हो 10वीं कक्षा में पहुंचने के लिए आपके पास 10 साल है, एक बच्चे को कहते हो तू 10वीं कक्षा में पहुंच जा बट 3 साल देता हूं मैं तुझे, और बच्चा फेल होता है। बोलते हैं बच्चे में खराबी है, पेरेंट में खराबी है, बच्चे में खराबी है। तो उम्मीदें आप हर एसेट से एक समान रखें, तभी वो आपको प्रॉफिट करेगी। ये अगर ये थॉट प्रोसेस एक ठीक से बैठ जाता है ना एक निवेशक के मन में, तब वो इक्विटी का फायदा ले पाते हैं। वरना इक्विटी में जो फायदा है वो सिर्फ चार्टों में दिखता है और बैंक अकाउंट में नहीं दिखता है। ये एक चीज मेरी विनती होगी। सेकंड, आज के करंट समय में मेरे हिसाब से हाई इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी में इक्विटी का आप एक ही कंट्री हैं टॉप 5 में जो इतनी अच्छी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो रिसेशन का डर नहीं है। जो ग्लोबल रिसेशन की बात चल रही है उसकी बेनिफिशियरी इंडिया होगी एज अ नेशन। तो हाई ग्रोथ इकोनॉमी, हमें इंटरेस्ट रेट्स का इतना डर नहीं है जितना ग्लोबल है। तो आई थिंक इक्विटीज में अगर 50-60% नहीं हो आपकी करंट एलोकेशन का, आई थिंक देयर इज समथिंग व्हिच नीड्स करेक्शन। अच्छा पूजा मैम, जिस तरह से ड्रास्टिक चेंज आया कोविड के बाद, निवेशकों का पैटर्न बदला है। पहले मिड एज्ड निवेशक होते थे, ओल्ड एज निवेशक होते थे, अब महिलाएं भी आगे आ चुकी हैं काफ़ी, और साथ साथ नए निवेशक आ गए हैं जो यंग जनरेशन के निवेशक हैं। एज ग्रुप घट गया एकदम से इतना, अब शुरू करते ही जॉब लोग निवेश करना शुरू कर देते हैं। तो हर तरह के निवेशक के लिए अलग अलग उनके तौर तरीके होते हैं निवेश के। आप इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कैसे क्या क्या चीज़ें अलग अलग एज ग्रुप के निवेशकों को ध्यान रखनी चाहिए? जी, देखिए आपने जैसे कहा कि कोविड के बाद, सो मैं समझती हूँ कोविड के ही समय में जब लोग फ्री थे और उस समय में घर पे थे, काफ़ी लोगों ने इक्विटी मार्केट्स में एंट्री ली। हमने देखे कि 1 करोड़ डीमैट अकाउंट से ज़्यादा खुले उस समय पे। सो ऐसा नहीं है कि नए पुराने इस तरीके के इन्वेस्टर्स ने इक्विटी का उसी समय पे लुफ्त उठाया। मैं समझती हूँ ये जो डिसीजन है कि एसेट अलोकेशन नए पुराने इन्वेस्टर्स से भी ज़्यादा एज के हिसाब से होता है। अब जैसे कोई नया इन्वेस्टर है वो 60 पे है, तो मैं उन्हें नहीं कहूँगी कि चलो आप नए इन्वेस्टर हो तो चलो आप इक्विटी में ले लो, क्योंकि भाई आप 60 पे हो, तो 60 पे हो तो आगे आपकी इनकम नहीं आने वाली है और आपको इनकम चाहिए होगी। और वो भी आज तो 80-85 तक की हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी पकड़ते हैं। तो इस तरीके का इन्वेस्टमेंट आपको सूट होगा जिसमें आपकी मंथली इनफ्लो भी होगी एंड एट द सेम टाइम कैपिटल आपका इंटैक्ट होगा। एट द सेम टाइम कोई ओल्ड इन्वेस्टर है जो 20-25 साल से कर रहा है, ठीक है, लेकिन एट द एज ऑफ 30-35 भी वो ओल्ड है, फिर भी हम उसे कहेंगे आप इक्विटी में ही रहो,
क्योंकि आप रिस्क उठाने की क्षमता लेते हो तो आपको डेफिनेटली आपके सारे गोल्स जो आगे आने वाले हैं उसके लिए आपको इक्विटी में ही निवेश करना होगा। सो एसेट अलोकेशन की जो मैं कहूँगी एज वाइज अगर हम उसे देखें तो आप यंग इन्वेस्टर हैं, समझो आप 25 साल के आसपास हैं, 25 से 35 की अगर आपकी उम्र है तो डेफिनेटली आप 70 to 80% आपका आप इक्विटी में डेफिनेटली निवेश कर सकते हैं। अगर आप 35 to 50 के बीच में हैं, जो एक मैं कहूँगी इस तरीके का एज गैप एक उस समय पे आपके सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे आपके लोन्स उस समय पे होते हैं, अगर आपने कोई लोन्स खरीदे हैं, हाउस लोन वगैरह हैं, बच्चों की पढ़ाई का एक गोल होता है, बच्चों की शादी का गोल होता है, वो सारा उसी समय पे आता है। सो वो समय पे आपको इक्विटी में एटलीस्ट आप 50% तक तो रहें, बिकॉज एट द सेम टाइम आपको दूसरी चीज़ों को भी देखना है, कंटिजेंसीज भी मेंटेन करनी है। और अगर आप 50 प्लस हैं जो आप रिटायरमेंट नियर करने वाले हो, एट द सेम टाइम काफ़ी सारे आपने खर्चे कर लिए हैं, आपके लोन्स ख़त्म हो गए हैं, सो उस समय पे इस तरीके की प्लानिंग करनी, जैसे मैंने मेंशन किया कि आपको मंथली इनफ्लो चाहिए, सो स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, तो वहाँ पे भी एटलीस्ट आप 30-40% इक्विटी में रहें। एक चीज़ मुझे ऐसे लगता है जो हम बाय डिफ़ॉल्ट फार्मूला से ना जाएं कि आप 50-60 पे आए तो आप इक्विटी एकदम ही छोड़ दें। आज के ज़माने में मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप 50-55 पे भी हैं, आप ओल्ड इन्वेस्टर हैं, आपने तो 30 से शुरू किया है, आपने देखा है मार्केट में लॉन्ग टर्म बने रहने से ही आपको फ़ायदा है। सो 50-55 पे भी हैं, आप इक्विटी एक पोर्शन तक रख सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि वो पैसा जो आप निवेश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा पैसा उसे 60 पे यूज़ करने वाले हैं, उसे आप 80-85 तक आपको यूज़ करना है, आप सिर्फ मंथली विड्रॉवल्स लेने वाले हैं। सो मेरे हिसाब से उस समय पे भी आप कंफर्टेबली इक्विटी ले सकते हैं। आपको चाहिए तो आप बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी का चुनाव करें, या तो फिर जिसमें इक्विटी पोर्शन कम है, लेकिन एसेट अलोकेशन एज वाइज डिफाइन करें फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठ के, जो गोल्स हैं उस हिसाब से, जितना लंबा उनका गोल का पीरियड है उतना ही ज़्यादा आप इक्विटी में निवेश करें और बेझिझक निवेश करें, क्योंकि आज जैसे फिरोज जी ने भी कहा, इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है लॉन्ग टर्म के लिए तो इक्विटी ही है, उसके सिवाय आपकी गाड़ी चलेगी ही नहीं। इक्विटी 12 से 15% का रिटर्न, मोटा मोटा आप म्यूचुअल फंड ही मान लिए 12 से 15% का रिटर्न, जो कि इक्विटी बेस्ड होते हैं यूजुअली। गोल्ड 7-8% का रिटर्न, और एफडी का तो हाल सबको पता है किस तरह इन्फ्लेशन शायद बीट नहीं कर पा रहा। लेकिन इस सिचुएशन के बावजूद भी सब पूछते हैं कि या फिर भी गोल्ड लें, सिल्वर लें, ये धनतेरस है, दिवाली है, तो सबका सबसे चहेता गोल्ड सिल्वर ही होता है। तो फिरोज सर, आपका कहना क्या है? गोल्ड सिल्वर लें पहली चीज़, लें तो फिजिकल लें दूसरी चीज़, ई गोल्ड लें, कोई और नया माध्यम ढूंढें, कैसे निवेश करें गोल्ड सिल्वर में? देखिए, जैसे आपने कहा, अब पहली बात तो है कि गोल्ड में हमने 3 साल की निवेश का एवरेज रिटर्न निकाला, 9.3% आया। ऑफ कोर्स गोल्ड और सिल्वर के प्रति, एक प्रेशियस मेटल के प्रति हमारा एक थोड़ा प्रेम है, और जाहिर सी बात है, राइट। हम गोल्ड का टोटल ह्यूमन काइंड में जितनी गोल्ड एक्सट्रैक्ट हुई है उसका 12% इंडियंस ओन करते हैं। इंडिया की जीडीपी है 3% वर्ल्ड जीडीपी में। सो हमारा प्रेम है, पॉइंट 1। गोल्ड और सिल्वर खरीदने से आपको एक लाभ जरूर मिलता है सुमित सर, कि आप डॉलर खरीद रहे हो, राइट। तो आपको एक करेंसी की हेज मिलती है। आज हम देखें 82 पे पहुंच गए, राइट। तो अगर आपके ग्लोबल गोल्स हैं, जैसे आपको बच्चों को बाहर भेजना है पढ़ाने के लिए, या फिर आपको एक उम्र के बाद ग्लोबल टूर करना, आपकी बहुत शौक है आपको ट्रैवल का, तो गोल्ड और सिल्वर का ये जो नॉन ऑप्टिकल बेनिफिट है कि आप डॉलर एक्यूमुलेट करते हैं, वो सेकंड चीज़ है। अगर आपके ग्लोबल ऑब्जेक्टिव हैं तो आपके पास गोल्ड सिल्वर जरूर होना चाहिए। अब तीसरा, गोल्ड सिल्वर के बीच में कैसे निर्णय लूं? देखिए, गोल्ड लास्ट ईयर से इतना पैसे बनाया नहीं है, सिल्वर ने पैसे बनाए, राइट। अब हम तो एक मॉडल यूज करते हैं जिसमें गोल्ड और सिल्वर का रेशियो लेते हैं प्राइस का। तो अगर वो रेशियो, जैसे न्यूमरेटर में गोल्ड रखा, डिनोमिनेटर में सिल्वर का प्राइस रखा, अगर वो 124 पे गया हुआ है, मतलब गोल्ड 124 गुना ज्यादा महंगा था सिल्वर से, तब आपको गोल्ड नहीं खरीदना है, तब आपको डिनोमिनेटर सिल्वर खरीदना है। ओके। जब ये आंकड़ा 31 भी गया था, मतलब गोल्ड का दाम सिल्वर से 31 गुना ज्यादा था, तब आपको डिनोमिनेटर में नहीं रहना है, गोल्ड में रहना है, सिल्वर में नहीं रहना है। तो ये रेशियो के हिसाब से अगर कोई 60 के ऊपर ये रेशियो रहता है, तब वो
सिल्वर के प्रति जाए और 60 के नीचे रहता है तो गोल्ड के प्रति जाए और भावुक होकर सिर्फ गोल्ड के प्रति ना जाए। दैट्स हाउ यू डिसाइड बिटवीन सिल्वर एंड गोल्ड। अब रहा सवाल कौन से माध्यम से इन्वेस्ट करूं, जो आपका पॉइंटेड सवाल था। माध्यम में मेरे हिसाब से गोल्ड के लिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि कोई और कॉम्पिटिटर ही नहीं है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के अलावा, क्योंकि आपको 2.5% की मुफ्त रिटर्न मिलती है। दूसरी ये जो मुफ्त मिलती है, जो आपको टैक्स डिस्काउंट मिलता है, वो सब मिला मिलू के अगर 3.5-4% का तो गिफ्ट मिल जाता है आपको, तो गोल्ड का दाम नहीं भी बढ़े तो आपको 2.5% फ्री में मिल गए और कैपिटल गेन टैक्स फ्री हो गई अगर होल्ड टू मैच्योरिटी है। सो आई वुड से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इज द एंड ऑल एंड बी ऑल ऑफ एनीथिंग अदर देन ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल आधे आपके दर्शक विमेन हैं, तो ऑर्नामेंटल के बारे में भेजूंगा तो हमारे साथ भी पूजा मैडम बैठी हैं, तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई। मैं उसको अलावा आप सिर्फ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदें या फिर ETF खरीद सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, दूसरा पार्ट आता है इक्विटी और डेट, क्योंकि अब गोल्ड तो हो गया, रियल एस्टेट पर हम बात नहीं कर सकते, बड़ा सब्जेक्टिव है, लेकिन इक्विटी और डेट में आपने कहा भी इक्विटी सबको लेना चाहिए। तो इक्विटी सबको लेना चाहिए, डेट नहीं लेना चाहिए, इक्विटी डेट का ब्लेंड लेना चाहिए, ज्यादा इक्विटी लेना चाहिए, कम डेट लेना चाहिए, ज्यादा डेट लेना चाहिए, कम इक्विटी लेना चाहिए, ये रेशियो क्या बनाया जाए? देखिए अगेन इसका डिसीजन जो है वो आपके एसेट अलोकेशन के हिसाब से ही मैं कहूँगी। एज और इक्विटी एसेट अलोकेशन ही डिसाइड करता है आपका इक्विटी और डेट। देखिए गोल्ड, जैसे फिरोज जी ने कहा, हम 10 से 15% रखेंगे पोर्टफोलियो में, उससे ज़्यादा हम उसे नहीं दे सकते जगह, क्योंकि वो एक हेज है। ठीक है, तो मेजर आपका जो पैसा बनाने वाला जो पोर्शन है वो तो मैंने कह दिया इक्विटी है। अब इक्विटी हमने कह दिया तो लोगों ने बोला चलो ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तो फिर उसमें रेस ना लगाएं, क्योंकि आपकी एज, आपकी एक रिस्क उठाने की एक क्षमता होती है। ये चीज़ बहुत देखने को आई सुमित जी, जो कोविड के टाइम पे इक्विटी में जो हमने चढ़ाव देखा, लोगों ने एंट्री तो ले ली, लेकिन जब 2021 से, जब अब 2022 से भी अभी जब हमने गिरावट देखी, वही लोग आके कह रहे हैं कि अब तो माइनस में है रिटर्न, अब क्या करेंगे, अब पैनिक हो गए। तो हमने तो इक्विटी कहा था लॉन्ग टर्म। जब हम ये माध्यम से मैं एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली कहना चाहती हूँ कि जब हम कहते हैं कि आप इक्विटी या SIP करें और आप 10 साल 15 साल आपके गोल्स के लिए SIP कर रहे हैं, तो वो 10 साल 15 साल हम बोल रहे हैं आप कंसिस्टेंटली करें, ताकि आपको वो 15% एवरेज मिलेगा। तो वो 15 साल तो आपकी इक्विटी ऊपर ही तो नहीं जाने वाली, हमेशा आपकी इक्विटी गिरेगी भी, जो हम करंट सिचुएशन देख रहे हैं। वो सिचुएशन में भी आपको रहना है, क्योंकि उसी समय पे आपको वैल्यूएशंस चीप मिल रहे हैं, आपको यूनिट ज़्यादा मिल रहे हैं, जिसकी वजह से पावर ऑफ कंपाउंडिंग हो रहा है और रिटर्न मिल रहे हैं। टेक्निकलिटी को मैं साइड में रखूं, एक चीज़ थंब रूल है, अगर आपको इक्विटी में लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है तो उसमें से डेट में डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है भाई। आप डेट में जो डाल रहे हैं वो आप शॉर्ट टर्म के लिए डालें। जैसे शॉर्ट टर्म आपके कोई गोल्स हैं, 1 से 3 साल के अंदर अगर कोई गोल आने वाला है, अब इक्विटी तो कह दिया चलो लंबा मतलब 5 साल है नबाओ। अब 1 साल के अंदर कंटिजेंसी फंड बनाने को हम कहते हैं, जो कोविड टाइम पे बहुत लोगों ने रियलाइज किया कि कंटिजेंसी फंड कितना ज़रूरी है। आज जब इनकम आनी बंद हो जाती है और जब EMI चलती है, तब पता चलता है कि घर के खर्च कैसे चलते हैं। सो कंटिजेंसी फंड जो हम पहले 3 महीने या 6 महीने का आपका घर खर्च कहते थे, वो मैं कहूँगी आप एटलीस्ट 12 महीने तक का रखो। एक सफिशिएंट कंटिजेंसी फंड रखो, जिसे आप एक लिक्विड फंड या आर्बिट्राज फंड में रख सकते हो, आपकी जिस हिसाब से टैक्स लायबिलिटी है। 1 से 3 साल के अंदर का जो गोल है, उसके लिए आप डेट फंड का चुनाव करें। और अगर आप बहुत कंजर्वेटिव हैं, जैसे महिलाएं हैं जिनके साथ मैं डील करती हूँ, तो उन्हें कंजर्वेटिव एटीट्यूड की वजह से एकदम से इक्विटी में नहीं भी जाना होता है, तो उनके लिए एक विकल्प है, आप बैलेंस एडवांटेज फंड का चुनाव करें। सो बैलेंस एडवांटेज एक मिक्स है जिसमें इक्विटी और डेट दोनों आता है, और यही जो एक फाइट होती है कि मार्केट ऊपर है और मार्केट नीचे, अब इक्विटी में रहें निकलें ये वो, तो आप बैलेंस एडवांटेज रहे, क्योंकि उसमें जो फंड मैनेजर है वो इस तरीके की ही रणनीति करता है कि इक्विटी ऊपर है तो वो इक्विटी में नहीं डालेगा, और इक्विटी नीचे है तो वो इक्विटी में डालेगा। सो आप सिट बैक करें और एक इस तरीके का फंड लें जहां आपको रिटर्न्स भी मिलेंगे और आपकी थोड़ी बहुत सेफ्टी भी रहेगी मार्केट में। तो इस तरीके से आप चले, तो ये रणनीति आपने सुन ली गोल्ड की, रणनीति आपने सुन ली इक्विटी डेट की। अब क्योंकि दिवाली है तो तोहफा तो दिया ही जाएगा, तोहफा देंगे फिरोज सर और पूजा मैम। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और दिवाली का गिफ्ट इन दोनों से लेते हैं।
आप देख रहे हैं समृद्धि कलश और दिवाली के मौके पर कैसे अपने पोर्टफोलियो की सुरक्षा करें और कैसे इस नई संवत में अपना पोर्टफोलियो बनाएं और बढ़ाएं, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ दो जानकार मौजूद हैं, फिरोज सर हैं और साथ साथ पूजा मैम हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं अलग अलग टॉपिक्स को लेकर, अलग अलग चीज़ों को लेकर, कैसे आप पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो अब दिवाली की बात हो रही है तो ऑब्वियसली बात है, तोहफों की बात तो होती है और तोहफा सबसे पहले हम अपने जानकारों से ही लेते हैं। तो फिरोज सर, सभी निवेशकों के लिए, सभी कैटेगरी ऑफ निवेशकों के लिए, चाहे वो मिड एज्ड हों, ओल्ड एज्ड हों, यंग हों, चाहे वो लेडीज़ हों, चाहे वो गोल्ड पसंद करते हो और सिल्वर पसंद करते हो, इक्विटी हो, डेट हो, क्या तोहफा देंगे आप? देखिए, मेरे हिसाब से अगर निवेशक हैं और पहले तो आप प्रोडक्ट्स को चॉइस बराबर करें। इक्विटी में म्यूचुअल फंड जैसा कोई और जरिया नहीं है। ये एक डेटा ज़रूर देना चाहूँगा, क्योंकि जैसे पूजा मैडम ने भी कहा कि लंबी अवधि में ठीक होता है। 26 फंड हैं जो 25 साल कंप्लीट कर चुके हैं इंडिया में इस साल। 26 फंडों में हमने ये एनालाइज किया कि कोई भी अगर एक निवेशक पूरे 26 फंड में पैसे डालता, कोई भी दिन और 10 साल तक होल्ड करता, तो सबसे बदनसीब आदमी की क्या रिटर्न आई? तो 4.9% आई। अगर सबसे बदनसीब वाले ने सेविंग अकाउंट से ज्यादा कमाया तो रिस्क तो ऑटोमेटिकली निकल गई। आपको छेड़खानी नहीं करनी है, पौधा डाल के बार बार निकाल के देखेंगे तो बढ़ेगा नहीं, राइट? सो फर्स्ट मैं ये गिफ्ट देना चाहता हूं कि इक्विटी की सांत्वना देना चाहता हूं कि इक्विटी में परेशान ना हो। आप जितना आप आराम से सोएंगे उतना अच्छा इक्विटी आपके लिए काम करेगा। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, और एक बहुत इंपॉर्टेंट सलाह दूंगा कि रियल एस्टेट में हमेशा एक पर एनम रिटर्न कंप्यूट जरूर करें, क्योंकि क्या होता है कि हम जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो हम पर एनम रिटर्न बोलते हैं। आज तक मैं ऐसे कोई एचएनआई से नहीं मिला जिसके पास 1000 करोड़ भी हो, 300 करोड़ लगे हुए हैं रियल एस्टेट के, तो मैंने कहा कि भाई आपने पर एनम रिटर्न कैलकुलेट किया? बोलते पर एनम नहीं करता, मेरा घर 4 गुना हो गया। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 4,200 रुपए में 1974 में एक क्लाइंट ने हमारे ने 4,200 रुपए में एक प्रॉपर्टी खरीदी, वो बेची है इस साल 92 लाख में। 4,000 की प्रॉपर्टी 92 लाख में, तो मतलब 2000 लगभग 200 गुना हो गया पैसा उनका। आईआरआर कंप्यूट करी तो 17.3% की रिटर्न आती है। ये जो 17% की जो रिटर्न है, बट उनको लग रहा था कि यार मेरे तो 2200 गुना हो गया पैसा, बट कंपाउंडेड करते हो तो 17% की रिटर्न आती है। सो पॉइंट ये कह रहा हूं कि रियल एस्टेट को हमेशा पर एनम रिटर्न में कंप्यूट जरूर कीजिए। तीसरा, अपना इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को अलग रखिए। 490 इंश्योरेंस पॉलिसी इस साल हमने एग्जिट करवाई। 8 साल होल्ड करने के बाद लोगों की रिटर्न आई है 3.01%। फिर भी आज जैसे हम बोल रहे हैं ना, कोई बैठ के यूलिप खरीद रहा होगा ये डेटा देखे बगैर। तो ये 3 चीजें अगर आप देख लेंगे तो आपकी, अगर ये 3 चीजें करेंगे तो आपके 1-2% की तो रिटर्न यूं ही बढ़ जाएगी पोर्टफोलियो। तो पहली चीज, आप फंड तो रोज सुनते हैं, लेकिन ये जो सलाह है ये साल में एक बार मिलती है और फिरोज सर का मासिव डेटा इसके पीछे है, मासिव एक्सपीरियंस के पीछे है। पूजा मैम, आपकी तरफ से गिफ्ट क्या होंगे? देखिए, मेरी तरफ से मैं एक चीज़ तो पहले यही कहूँगी कि आप बिल्कुल परेशान ना हो कि मेरे को कैसे शुरुआत करनी है, और अगर शुरुआत नहीं की है तो कैसे होगा। सब होगा, सबसे होगा। सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि क्या गोल्स हैं। गोल बेस्ड प्लानिंग करें, कहाँ पहुँचना है, और जो लक्ष्य है उस हिसाब से, जैसे हमने शुरुआत से ही बात की, लंबा समय है या 1 से 3 साल का समय या कंटिजेंसी, वो सब तय हो जाएगा। आप फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठें, बजटिंग करें। कोविड के टाइम पे एक ही चीज़ मैंने सब लोगों से कही, आप लिखें। लोगों को पता ही नहीं, जब हम कहते हैं कि आपकी हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कितनी है, 25,000, 30,000, फिर जब लिखते हैं तब बोलते हैं अरे ये तो बहुत खर्चा हो गया। सो ये एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस जो है, नीड्स और वांट्स जो एक्सपेंसेस है, वो आप बजटिंग करें, बेसिक सी चीज करें तो आप थ्रू हैं। ठीक है, गोल बेस्ड प्लानिंग करें। जैसे फिरोज जी ने की, बहुत इंपॉर्टेंट, हमने भी इसके ऊपर चर्चा की कि इंश्योरेंस जो है उसको अलग रखें, और प्लीज टर्म प्लान खरीदें, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही, मैं कहूँगी, लोगों ने इसको अंडर वैल्यू किया है, ज़्यादा इसको यूज़ नहीं किया है अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में। सो टर्म इंश्योरेंस खरीदें, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदें। कोविड के समय ने हमें सिखाया है कि हेल्थ कितना ज़रूरी है। और लास्टली, एसेट एलोकेशन, जो हम आज के टॉपिक से शुरुआत की है हमने, इक्विटी डेफिनेट आपके पोर्टफोलियो में रखें।
विद ऑल द रिस्क और आपके टाइम होराइजन्स को ध्यान में रखते हुए डेट आपके पोर्टफोलियो में रखें और गोल्ड भी आपके पोर्टफोलियो में रखें। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है, गोल्ड ETFs है, इस तरीके के माध्यम से सारे असेट्स में आप निवेश कर सकते हैं और एक स्ट्रेस फ्री रिटायरमेंट जिए। दैट्स इट। तो हेल्थ और वेल्थ दोनों पे निवेश करें। और ये दिवाली के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही है कि आपको ये समझना होगा कि आप निवेश कर किस लिए रहे हैं। बेसिकली आपकी नीड्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, उसके हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बनाए, वो ज़्यादा बेहतर। आप दोनों को पहले बहुत बहुत शुक्रिया और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को ही। साथ ही साथ हमारे सभी दर्शकों को भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि इस दिवाली आप हेल्थ पर भी और वेल्थ पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि वो बेटर होते हुए दिखाई पड़े अगली संवत तक आते आते। इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।